ना कान है, ये सारी सूचनाएं देते हैं, बताते हैं, और यही शोर जो है चाहे सांसद के माध्यम से चाहे अन्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से संसद तक भी पहुंचता है। मैं ये पूरी तरह से निश्चिंत हूँ, मानता हूं कि जो जातीय जनगणना का दबाव है या विपक्षी पार्टी भी जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रही है, तो उसके पीछे इन संगठनों की भूमिका है। उनका अपना सोच होता तो 20 साल पहले कर दिए होते। 10-10, 15-15 साल, 30-30 साल लोग सत्ता में रहे हैं और किसी ने काम नहीं किया, चाहे वो जाति पार्टी हो, बहुसंख्यक पार्टी हो, ओबीसी की पार्टी हो, जिसकी मर्जी पार्टी हो, किसी ने कोई काम नहीं किया। तो जब हुजूम निकला है, जब दबाव बढ़ा है, जगह जगह इस पे कार्यक्रम हो रहे हैं, जगह जगह आवाजें उठ रही हैं, लोग धरने दे रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, तो वो सरकार को दिखाई देता है। और यही शुरू किया था, उसके तो आने पे लगाम लग जाएगी। जब वैकेंसी ही नहीं होगी, पद ही खत्म हो जाएंगे, तो सरकार भरेगी कैसे? दूसरा, जो पद भरे जाएंगे उसमें जिनकी पहुंच होगी, जो वहां तक अपनी पैठ बनाए होंगे, उन्हीं को भरा जाएगा। तो दोबारा से फिर वही उसी व्यवस्था को इनडायरेक्टली लागू करने की कवायद दिख रही है। तो जो होगा कि इतना होने के बाद भी अभी भी रिजर्वेशन पूरी तरह से भरा नहीं गया है। आरक्षित बहुत सारी सीटें खाली हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ ना जो बैकलॉग मिला है, ना शॉर्टफॉल मिला है, ना कुछ मिला है, बस भरा जा रहा है। लेकिन इसी से संतोष है कि कवायद शुरू हो गई है, तो उम्मीद है कि दबाव बनेगा और बीच बीच में हम लोग आंकड़े देते रहेंगे सरकार को कि इस तरह की दुर्व्यवस्था है, इसको ठीक किया जाना। साथियों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउडेज। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 29 और 30 को बहुसंख्यक समाज का न्याय अधिकार महाकुंभ हो रहा है। बहुसंख्यक समाज की जो हक हिस्सेदारी है उसकी सुनिश्चित कैसे हो, उन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर रमाशंकर सर। रमाशंकर सर से बात करेंगे आज जो कार्यक्रम है उसके बारे में। सर, आज जो कार्यक्रम हो रहा है बहुसंख्यक समाज के न्याय अधिकार महाकुंभ का, क्या कुछ मुद्दे हैं और किस लिए आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं? नहीं, देखिए इसमें क्या हो रहा है कि धीरे धीरे बहुत सारे नियम कानून पहले ऐसे रहे हैं जो एक बहुत बड़े तबके को हाशिए पर ढकेलते रहे हैं। इस समय कुछ कुछ ऐसे नियम कानून बनाए गए हैं या सरकार ने इनिशिएट किया है। जैसे मान लीजिए दिल्ली विश्वविद्यालय में 15 साल से अपॉइंटमेंट रुका हुआ था, अभी सरकार ने उसको चालू करवा दिया। तो उसका फ़ायदा क्या है? जो आरक्षण लागू हो रहा है, कम से कम उतनी सीटें जितनी आरक्षित थी वो भरी जा रही हैं, तो उसमें भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। हमारी मांग ये है कि ऐसे ही बाकी जगहों पर भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इसमें नकारात्मकता साथ में ये आ रही है कि बहुत सारी चीज़ों को बहुत धड़ल्ले से प्राइवेटाइजेशन बहुत सारी चीज़ों का किया जा रहा है। तो उससे जो तबका अभी आना ही शुरू किया था उसके तो आने पे लगाम लग जाएगी। जब वैकेंसी ही नहीं होगी, पद ही खत्म हो जाएंगे, तो सरकार भरेगी कैसे? दूसरा, जो पद भरे जाएंगे उसमें जिनकी पहुंच होगी, जो वहां तक अपनी पैठ बनाए होंगे, उन्हीं को भरा जाएगा। तो दोबारा से फिर वही उसी व्यवस्था को इनडायरेक्टली लागू करने की कवायद दिख रही है। तो विरोध इस बात का है कि आप जब कोई इस तरह की व्यवस्था लागू करते हैं और जिसमें अब जब ये नारा लगाते हैं कि सबका साथ और सबका विकास है, तो विकास साथ तो ले लीजिए, लेकिन विकास में शामिल होने के लिए वो कुछ चीज़ें सुनिश्चित करनी पड़ेगी ना। मान लीजिए बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं भारत सरकार की जिसको फ्रेंचाइजी को दे दिया गया या प्राइवेटाइजेशन हो गया, या जिसमें बहुत सारे, जैसे रेलवे है, बहुत बड़ा ठेका पट्टा इनका प्राइवेट कर दिया गया, लेकिन उसमें कोई सामान्य लोगों के लिए भागीदारी की क्राइटेरिया ही नहीं है। उसमें ऐसा कर दिया गया है कि सामान्य आदमी टेंडर ही नहीं भर सकता है। तो जिन लोगों के पास आधार नहीं है, मान लीजिए कई बार पूंजी के तौर पर, अस्थायी पूंजी के तौर पर खेत की एफडी जमा करवाते हैं, जो लैंडलेस है वो तो कभी ठेकेदार बन ही नहीं पाएगा जीवन में। कैसे बनेगा? कहाँ से ले आएगा? तो ज़रूरी है सरकार को कि छोटी छोटी चीज़ों में उनको शामिल होने का मौका दे। जिस तरह से लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, इंटर्नशिप, इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है, वैसे ही प्राइवेटाइजेशन जहाँ जहाँ बढ़ रहा है वहाँ वो व्यवस्था उसी तरह से लागू रहनी चाहिए जो आरक्षण वाली व्यवस्था सरकारी सिस्टमों में थी। अगर प्राइवेट एजेंसी भी कोई आ रही है तो वो रोस्टर बनाए और रोस्टर के अनुसार ही नियुक्ति करे, तो व्यवस्था लागू रह सकती है। बाकी जितना प्राइवेटाइजेशन जिस गति से हो रहा है उस गति से तो ऐसा पता चलेगा कि 1% भी बहुसंख्यक लोगों की हिस्सेदारी नहीं बचेगी। फिर वो करेंगे क्या? सर, आप जिस तरह से हिस्सेदारी की बात करें, बहुसंख्यक की भागीदारी बात है, लेकिन सर देखा जा रहा है ये सामाजिक संगठन के लोग ही सबसे ज़्यादा इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो और अन्य विपक्ष की पार्टियां हैं वो इसके उतना विरोध नहीं करें जितना कि आप सामाजिक संगठन लोग कर रहे हैं। नहीं, देखिए पार्टियों का अपना एजेंडा है, पार्टियों को डायरेक्ट बेनिफिट चाहिए। पार्टियां भी अब पहले की तरह ज़मीन पे काम करके कार्यकर्ता बनाने वाली पार्टियां नहीं हैं। ज़्यादातर पेड सिस्टम हो गया है हर जगह। स्वाभाविक है वो भी उसी तरह से काम कर रहे हैं। जो जितने वंशानुगत पार्टियां हैं या जिन पार्टियों में वंश परंपरा चल रही है, वहाँ पूरी तरह से पैसे का खेल है। फंड उनको बचाए रखना है, अपना उस पर अधिकार बना रहना चाहिए, इसलिए बाप बेटा दादा परदादा उसी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखते हैं। उससे वो एक अलग एजेंडा है। वो इसलिए भी नहीं करेंगे, उनसे आगे भी कोई उम्मीद नहीं है कि वो इस तरह की डिमांड करने जाएंगे। वो इसलिए नहीं करने जाएंगे कि डायरेक्ट उनको इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। दूसरा क्या है, वो जानते हैं कि जैसे जैसे जो तबका एनलाइट होता जाएगा, जागरूक होता जाएगा,
वैसे वैसे वो निर्णय अपनी समझ और ज़रूरत के अनुसार लेगा, तो वो उनकी पकड़ से निकल जाएगा। जो जातीय रीजनल पार्टियां हैं या जो छोटे छोटे दल हैं या जो बड़े नेता भी हैं और अपने जातीय संगठनों के माध्यम से दबाव बनाए हुए हैं, वो उसे बाहर किसी को नहीं निकलने देना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा, फिर उन्हें वोट नहीं मिलेगा। आज क्या है, आज एक बहाना है। 50 साल से लोग कह रहा है विकास होगा, अभी भी विकासी शब्द तो हम सुन रहे हैं ना, लेकिन उसका व्यवहारिक इम्प्लीमेंटेशन कितना है? व्यवहारिक इम्प्लीमेंटेशन खोजने लगे, नील मिलेगा आपको। क्यों नील है? क्योंकि जो चीज़ मिलती भी है तो उसका समय जो है बहुत लंबा खींच जाता है। जैसे पता चलता है 10-10, 15-15 साल कोई नियुक्ति नहीं हुई, है ना, तो कोई विज्ञापन आ भी गया तो 15 साल में तो एक पीढ़ी निकल गई, तो उसकी तो एक पीढ़ी खत्म हो गई। उस रिजर्व वाली सीट पर आप पता नहीं किस किस से काम करवाते रहे, उसको तो कुछ नहीं मिला, बहुसंख्यक समाज की एक पीढ़ी चली गई। लेकिन सर आज तो ऐसा हो ही रहा है, मोस्टली आप लोग आ रहे, कार्यक्रम कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन इसमें कोई इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, आप लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, देखिए, दबाव तो बनाए रखना पड़ेगा। जो भी कुछ निकल के आ रहा है, मान लीजिए विपक्षी दल भी कहीं जाति जनगणना को मुद्दा बना रहे हैं, तो वो ये सामाजिक संगठनों की ही देन है या इस तरह के कार्यकर्ताओं की देन है जो जगह जगह विरोध में आवाज उठा रहे हैं, जो जगह जगह जाके बोल रहे हैं। ये कोई भी चीज अगर आप खोजने लगेंगे तो उसकी जड़ में इन संगठनों के कामों की, उनके आंकड़ों की, उनके सोच की, उनकी बातों की भूमिका मिलेगी। जो भी कुछ होता है, सरकार हर चीज पर निगाह रखती है और सरकार को पता है कि ये मुद्दा ज्यादा उठाया जा रहा है तो इस पर हमें विचार करना चाहिए। ये संगठन ऐसा नहीं है कि ऐसे ही चल रहे, संगठन सारे सरकार की आंख नाक कान है, ये सारे सूचनाएं देते हैं, बताते हैं, और यही शोर जो है चाहे सांसद के माध्यम से, चाहे अन्य जनप्रतिनिधियों के माध्यम से संसद तक भी पहुंचता है। मैं ये पूरी तरह से निश्चिंत हूँ, मानता हूँ कि जो जातीय जनगणना का दबाव है या विपक्षी पार्टी भी जातीय जनगणना का मुद्दा उठा रही है, तो उसके पीछे इन संगठनों की भूमिका है। उनका अपना सोच होता तो 20 साल पहले कर दिए होते। 10-10, 15-15 साल, 30-30 साल लोग सत्ता में रहे हैं और किसी ने ये काम नहीं किया, चाहे वो जाति पार्टी हो, बहुसंख्यक पार्टी हो, ओबीसी की पार्टी हो, जिसकी मर्जी पार्टी हो, किसी ने कोई काम नहीं किया। तो जब हुजूम निकला है, जब दबाव बढ़ा है, जगह जगह इस पे कार्यक्रम हो रहे हैं, जगह जगह आवाजें उठ रही हैं, लोग धरने दे रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, तो वो सरकार को दिखाई देता है। और ऐसा नहीं कि इसका कोई आउटपुट नहीं है। हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं कि हमने दबाव बनाया, ज्ञापन दिया, उसी पर कार्रवाई हो गई, ऐसा कोई आउटपुट नहीं देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका प्रभाव नहीं, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, दीर्घकालिक है, दूरगामी है, और जो हम चाहते हैं वो परिणाम निकल के आएगा हमारे सामने। सर, जैसा कि आपने परिणाम निकल के आया है, तो क्या फॉर्मूला रहेगा, कैसे आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराएं? जो बहुसंख्यक समाज है उसको किस तरह से भागीदारी सुनिश्चित होगी? देखिए, इसमें सबसे बहुत सामान्य सा फार्मूला है, जिसकी जितनी है आबादी उसकी उतनी भागीदारी। बहुत सामान्य सा फार्मूला है, जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। यही एक सोल्यूशन भी है। इसके और भी कारण है। जैसे अगर ऐसा नहीं होता है तो कुछ जातियां जो डोमिनेशन में थी, सवर्ण जातियां या अनरिजर्व वाली जातियां, वैसे ही कुछ ओबीसी की और दूसरी जातियां भी डोमिनेशन में आ रही हैं, और वो दूसरे के खिलाफ, एसटी में भी कुछ जातियां आ रही हैं, एससी में आ रही हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे दूसरे लोग नाराज होते हैं, दूसरे क्षेत्र वाले नाराज होते हैं। हालांकि आप सुनेंगे तो आपको ताज्जुब होगा कि इतना होने के बाद भी अभी भी रिजर्वेशन पूरी तरह से भरा नहीं गया है। आरक्षित बहुत सारी सीटें खाली हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ ना जो बैकलॉग मिला है, ना शॉर्टफॉल मिला है, ना कुछ मिला है, बस भरा जा रहा है। लेकिन इसी से संतोष है कि कवायद शुरू हो गई है, तो उम्मीद है कि दबाव बनेगा, और बीच बीच में हम लोग आंकड़े देते रहेंगे सरकार को कि इस तरह की दुर्व्यवस्था है, इसको ठीक किया जाना चाहिए, ठीक किया जाना चाहिए। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है, वो कहते हैं कि आप दीवारों पर दस्तक देते रहिए, कभी न कभी दीवारों में दरवाजे बन जाएंगे, बनेंगे दरवाजे। ऐसा नहीं है, बस ये है कि सरकार, आप जानते हैं, कई मामलों में गूंगी बहरी होती है, सुनती है, समय लेती है। जब तक उसको सीधा फायदा नहीं दिखता है तब तक उस पर कार्रवाई वो नहीं करती है। आपने जैसा कहा कि रिजर्व सीटों पर भी उतनी वैकेंसी, उतने आंकड़े नहीं आए, उतने लोग पद भरे नहीं गए हैं। लेकिन सर, अब एक नई चीज़ आ गई है कि नॉट फंड सूटेबल। नॉट फंड सूटेबल कई सारे लोगों को हटा दिया जा रहा है। देखिए, एनएफएस का मामला तो बहुत गंभीर मामला है और इस पर हम लोग बीच बीच में आवाज़ उठाते रहे हैं। इसमें दो गड़बड़ियां हैं। पहले तो जानबूझ के सीट ऐसे ही कैटेगरी या ऐसे ही सब्जेक्ट या स्पेशलाइजेशन में निकाली जाती है जिसमें स्पेशलाइजेशन वाले लोग नहीं मिलते हैं। ठीक है, एक बात है ये। दूसरा, सबसे बड़ी गड़बड़ी ये है भाषा को लेकर के। हिंदी प्रदेश का आदमी है, सरकार तो हिंदी को बढ़ावा दे रही है, जगह जगह राजभाषा के प्रकोष्ठ बना रही है, और कोई अगर हिंदी में जवाब दे देता है तो कहते हैं कि ये पढ़ाने योग्य नहीं है। तो समस्या कहाँ है? समस्या यहाँ है सोच में, समस्या यहाँ है विचार की, समस्या यहाँ है इम्प्लीमेंटेशन की। लोग उसको कैसे लागू करते हैं, लागू करने में सरकार को आगे बढ़ के आना चाहिए। वो सरकार कई जगहों पर नहीं कर रही है, चुप है।
ये चुप्पी जो है ये गलत हो रही है। ये चुप्पी जो है कहीं ना कहीं हमारे मन में ये शंका पैदा करती है कि हमारे खिलाफ कोई साजिश हो रही है। तो इस चुप्पी को तोड़वाना, इस चुप्पी को तोड़ने के लिए दबाव बनाना, ये कवायद हम इस तरह के आयोजनों के द्वारा करते हैं। तो ये थे हमारे डॉक्टर रमाशंकर सर। इन्होंने कहा कि बहुसंख्यक समाज अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए, अपने हक अधिकारों के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित करता रहता है, क्योंकि इससे होता क्या है, सरकार पर दबाव बनता है और अपने हक अधिकार की आवाज़ बुलंद करते। आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।